विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री ने यह दावा भी किया कि अब उत्तर प्रदेश में हर पर्व त्योहार शांति से मनाए जाते हैं। आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल यानी 2021 में यूपी में 3 सांप्रदायिक दंगे हुए, जबकि उससे एक साल पहले 2020 में यहां एक भी दंगा नहीं हुआ। जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड में 2021 में 101 सांप्रदायिक हिंसा और अपराध के मामले सामने आए और इन्हीं दिनों बिहार में ऐसे 139 मामले उजागर हुए। साल 2021 में राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा और अपराध के 22 मामले दर्ज किए गए। वहीं महाराष्ट्र में इसी दौरान 90 केस दर्ज किए गए। बीजेपी के ही शासन वाले हरियाणा में बीते साल सांप्रदायिक हिंसा और अपराध के 40 मामले सामने आए, जबकि पूरे देश की बात करें तो बीते साल 2021 में सांप्रदायिक हिंसा के करीब 530 मामले दर्ज किए गए। वहीं भारत ने आज पहली बार सेंट्रल एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर भी चर्चा की गई और वहां से पैदा होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने की रणनीति पर विचार हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता एनएसए अजीत डोवल ने की। उन्होंने कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का स्वागत किया। इस मौके पर डोवल ने अफगानिस्तान समेत क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क के बने रहने पर चिंता जताई। उन्होंने टेरर फंडिंग का मिलकर मुकाबला करने की भी अपील की। डोवल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल संस्थाओं को मदद देने से बचना चाहिए। उन्होंने सेंट्रल एशियाई देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाने में सहयोग का भी भरोसा दिया। Connectivity with the Central Asian countries remain a key priority for India. We stand ready to cooperate, invest and build connectivity in the region. पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच हिंद महासागर में चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। अगले हफ्ते भारत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के परीक्षण की तैयारी कर रहा है और ठीक उससे पहले हिंद महासागर में चीन के एक और जासूसी जहाज ने एंट्री की है। जानकारी के मुताबिक ये वही जहाज है जिसने अगस्त में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, जिसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच कूटनीतिक विवाद भी हुआ था। लेकिन इस विवाद के बावजूद चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 ने इंडोनेशिया के सुंडा स्ट्रेट के रास्ते हिंद महासागर में दस्तक दी। रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्रों की माने तो भारतीय नौसेना ने फौरन इस जहाज को ट्रैक कर लिया और इसकी मूवमेंट पर लगातार नजर रखी जा रही है। 20,000 टन वजनी युआन वांग 5 जासूसी उपकरणों से लैस है। इस जहाज पर विशाल एंटीना, एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं और इस पर करीब 400 क्रू मेंबर तैनात हैं। गौरतलब है कि चीन के इस जासूसी विमान ने हिंद महासागर में तब दस्तक दी है जब कुछ ही दिन पहले भारत ने अपने मिसाइल परीक्षण को लेकर नोटिस टू एयरमैन जारी किया था, जिसके तहत बंगाल की खाड़ी के ऊपर 15 से 16 दिसंबर को मिसाइल टेस्ट की वजह से नो फ्लाई जोन की जानकारी भी दी थी। यही नहीं, हिंद महासागर में चीन के इस जासूसी जहाज की एंट्री की टाइमिंग को शक की नजर से इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि इसी वक्त सेंट्रल एशियाई देशों के एनएसए की बैठक हो रही है, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से अजीत डोवल कर रहे हैं। जबकि भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक भी शुरू हो गई है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के विदेशी डेलीगेट्स भारत पहुंचे हैं। G20 शेरपा बैठक उदयपुर में सभी शेरपा यानी विदेशी डेलीगेट्स शिल्प ग्राम परिसर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। राजस्थानी लोक कलाकारों ने डांस परफॉर्मेंस के साथ इन डेलीगेट्स का वेलकम किया, जबकि इस दौरान डेलीगेट्स भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने राजस्थान की वेशभूषा में डांस कर रहे लोक कलाकारों की फोटो खींची और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। जबकि विदेशी डेलीगेट्स मेवाड़ की मशहूर पग पहने भी नजर आए। वो राजस्थान की कला और संस्कृति से रूबरू हुए। विदेशी डेलीगेट्स ने राजस्थान में बनने वाली चीजों को बड़े गौर से देखा। वहीं कोलंबिया के पेब्लो रिको इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां भयंकर लैंडस्लाइड हुआ और यात्रियों से भरी एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई।
जो हादसे के वक्त सड़क से गुजर रही थी। वीडियो में दिखा कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक सड़क पर आ गिरा और बस मलबे में दब गई। इस हादसे में बस में सवार 33 लोगों की मौत हो गई। कुछ समय से कोलंबिया में भारी बारिश हो रही है और यही वजह है कि वहाँ जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। पेब्लो रिको में जिस वक्त लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त ये बस भी वहीं से गुजर रही थी। हादसे की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची और मलबे में दबे लोगों को निकाल लिया। Ellos 3 menores de edad. Hemos rescatado con vida a 9 personas. 4 de ellas están en este momento en estado crítico. इस साल कोलंबिया में बेमौसम बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है, जिसमें अब तक 216 लोगों की जान चली गई और 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में 20 दिसंबर से मोबाइल लाने पर बैन लगाया जाएगा। मंदिर समिति के मुताबिक कई लोग मंदिर परिसर में रील और डांस वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं और इसी पर रोक के लिए ये फैसला लिया गया है। बुलंदशहर में दुल्हन की अनोखी विदाई देखने को पूरा गांव उमड़ पड़ा। 7 फेरे लेने के बाद दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर में सवार हुए। सुरक्षा के लिहाज से दमकल विभाग और पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद रही। कानपुर देहात में आर्मी का टैंकर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया। आर्मी टैंकर में 3 जवान सवार थे, जिनमें से एक को काफी चोटें आई। जानकारी के मुताबिक टैंकर चलाते चलाते ड्राइवर को नींद आने से ही हादसा हुआ। एमपी के धार जिले में पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक किसान के खेत से गांजे के 1000 से ज्यादा पौधे जब्त किए। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी किसान को गिरफ्तार किया। सांसद बदरुद्दीन अजमल की हिंदुओं पर की गई टिप्पणी पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि बयान पर विवाद बढ़ने के बाद एआईयूडीएफ के अध्यक्ष ने माफी मांग ली। लेकिन अजमल ने जिस तरह हिंदू महिलाओं को ज्यादा बच्चे जन्म देने की सलाह दी, वो असम के मुख्यमंत्री को चुभ गई और उन्होंने इसे अजमल की वोट बैंक की राजनीति बताया। লিডাৰ বিলাকে ভোটৰ ধান্দাত মানুহক বাচ্চা জন্ম দিব কয়। মই কৈছো আপোনালোকৰ মোক ভোট নালাগে, কিন্তু আপোনালোকে বাচ্চাক ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কৰক। बोंगाई गांव की जनसभा में मुख्यमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को समझाने वाले अंदाज में कहा कि अगर बदरुद्दीन अजमल किसी को बच्चे की परवरिश से लेकर पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा दें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो समाज के लोगों को भटकाए नहीं। মহিলাসকল বাচ্চা জন্ম দিয়াৰ ফেক্টৰী নহয়। আজমলে কি কয় বোলে খেতি পথাৰত ভাল অৱস্থাতহে বোলে ধান দিব। আৰে মোৰ আই মাতৃসকলৰ পেটটো কি খেতি পথাৰ নেকি? हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं से कहा कि ज्यादा बच्चे जन्म देने वाले कई परिवारों को रात का खाना भी नहीं मिलता, जिससे उन्हें दुख होता है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुस्लिम महिलाओं से अपनी सेहत को ध्यान में रखकर इतने ही बच्चे जन्म देने की अपील की जिसे वो डॉक्टर, इंजीनियर या काबिल बना सके। उन्होंने अजमल के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। असल में बदरुद्दीन अजमल ने 3 दिन पहले जो कुछ कहा वो मुख्यमंत्री हिमंता को नागवार गुजरा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा था कि हिंदुओं को बच्चों के मामले में मुसलमानों का फॉर्मूला अपनाना चाहिए और बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देनी चाहिए। मुस्लिम युवक 20 से 22 साल की उम्र में शादी करते हैं और मुस्लिम महिलाएं 18 वर्ष की उम्र में शादी करती हैं, जो संवैधानिक है। अजमल ने ये भी कहा कि हिंदू शादी से पहले 1, 2 या 3 अवैध पत्नियां रखते हैं, जो बच्चों को जन्म नहीं देते और आनंद लेकर पैसे बचाते हैं। हालांकि इस बयान के तूल पकड़ने के बाद अजमल ने माफी मांगने में देरी नहीं की। मुझे इसका खेद है, मैं इसके लिए लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। माना जा रहा है कि विवादित बयान पर सभी दलों की जैसी तीखी प्रतिक्रिया आई, उसने अजमल को रुख बदलने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली की हवा एक बार फिर खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। सुबह दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर हिस्से स्मॉग यानी धुंध और धुएं की चादर में ढके दिखाई दिए। दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया, जिसकी वजह से सुबह टहलने निकले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को सांस लेने में परेशानी हुई। सुबह ड्रोन से ली गई दिल्ली की तस्वीरों में दिखा कि पूरा आसमान धुंध और धुएं की सफेद चादर में ढका हुआ है। मैं जब से घर से यहाँ पे आया हूँ तो थोड़ा मतलब खांसी जुकाम की समस्या सी हो रही है, गले में खराश सी हो रही है। आज दिल्ली के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब रहा। दिल्ली के जहांगीरपुरी का AQI 343 दर्ज किया गया। नेहरू नगर का AQI 389 रहा। शादीपुर का AQI 373 दर्ज किया गया। इसी तरह द्वारका का AQI बेहद खराब 396 दर्ज किया गया। आनंद विहार का AQI 363 रहा। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। गुरुग्राम का औसत AQI 309 दर्ज किया गया। फरीदाबाद का AQI 326 दर्ज किया गया। इसी तरह गाजियाबाद का AQI 277 दर्ज किया गया।